डेट है 17 दिसंबर 2020 और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मंथन में। चलिए शुरू करते हैं आज का डेली करंट अफेयर्स क्वेश्चन एंड आंसर मंथन। दोस्तों, डिस्कशन शुरू करने के पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कृपया इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। यहाँ शेयर की जाने वाली इन्फॉर्मेशंस जो हैं वो आपके कई एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डेली हमारे द्वारा करंट अफेयर्स एमसीक्यूज़ डिस्कस किए जाते हैं और इन करंट अफेयर्स एमसीक्यू के साथ में वो जो न्यूज़ है उनका कंटेक्स्ट भी डिस्कस किया जाता है और इसके साथ ही मिसलिनियस टॉपिक्स भी आपको यहाँ पे कंटिन्यूसली डिस्कस किए जाते रहे हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का हमारा पहला क्वेश्चन संबंधित है विजय दिवस से। तो आपने कल से अभी तक कई सारे न्यूज़ चैनलों में और अखबारों में विजय दिवस के बारे में पढ़ा होगा। पहले देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, विजय दिवस इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द विक्ट्री ऑफ इंडिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग वार्स। यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने। चार ऑप्शंस है, एनेक्सेशन ऑफ द पुर्तगीज इन इंडिया 1961, कारगिल वार के बारे में बोला गया है, इंडिया पाक वार 1965 एंड द लास्ट ऑप्शन इज 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वार। इसका सही आंसर है 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। तो इस न्यूज़ का अगर कंटेक्स्ट देखा जाए तो हमने कल इसकी 50वीं एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन किया था। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वर्णिम विजय मशाल जलाकर इस 50वीं एनिवर्सरी का यहाँ पे सेलिब्रेशन स्टार्ट किया था। और ये जो विजय दिवस है ये पूरे विश्व में भारतीय सेना के पराक्रम के लिए जाना जाता है। भारत ने जब बांग्लादेश को पाकिस्तान के चंगुल से मुक्त किया था उस समय 90,000 से अधिक पाकिस्तान सैनिकों को आत्मसमर्पण करना पड़ा था और इसी दिन की याद में ये विजय दिवस मनाया जाता है। और अगर हम देखें तो अभी तक का ये लगभग सबसे बड़ा लार्जेस्ट मिलिट्री सरेंडर किया जाता है वर्ल्ड वार 2 के बाद में। तो आपको ये ध्यान में रखना है विजय दिवस किससे संबंधित है। ये किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि अभी 50वीं इसकी वर्षगांठ मनाई गई है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस नज़रिए से। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन संबंधित है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल से। तो ये क्वेश्चन है, हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। यहाँ चार ऑप्शन दिए हुए हैं, गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, द सेकंड ऑप्शन इज यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, थर्ड ऑप्शन इज प्राइम मिनिस्टर एंड द फोर्थ ऑप्शन इज चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसका सही आंसर है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। 2010 में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल का निर्माण किया गया था और उसके बाद से जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं हमारे, वही इसे चेयर कर रहे होते हैं। तो अभी 23rd मीटिंग जो हुई थी एफएसडीसी की, उसे हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं श्रीमती निर्मला सीतारमन ने इसे चेयर किया था। आपको मज़े की बात ये बताना चाहूँगा कि एफएसडीसी सिर्फ एक किसी ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित नहीं है। इसमें योगदान देने के लिए कई सारे ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ मिलाया गया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, सेबी के भी इसमें कोई ना कोई प्रतिनिधि होता है, आरबीआई का प्रतिनिधि होता है, पीएफआरडीए का इसमें कोई ना कोई प्रतिनिधि होता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से कोई ना कोई प्रतिनिधि होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से कोई ना कोई प्रतिनिधि होते हैं। तो इसमें कई सारे डिपार्टमेंट आकर कैसे भारत को कैसे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की ओर लेके जाया जाए और डेवलपमेंट यहाँ पे कैसे अच्छे से अच्छा हो सके, उसके लिए यहाँ पे विचार विमर्श और डिस्कशन किया जाता है और कई सारे फैसले यहाँ पे लिए जाते हैं। तो आपको याद रखना है एफएसडीसी किससे संबंधित है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि एफएसडीसी के ऊपर ऑलरेडी प्रीलिम्स यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। अगर हम ये याद रखें कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और किन किन एरिया से पूछे गए हैं, तो उनसे होने वाले इवेंट्स को भी हम साथ में ध्यान रख सकते हैं ताकि हमें मालूम चल सके कि ये टॉपिक महत्वपूर्ण है या नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन संबंधित है मेघदूत अवार्ड पर। आखिर ये मेघदूत अवार्ड है क्या। चलिए पहले देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या ऑप्शंस दिए हुए हैं। देखिए, मेघदूत एक ऐसा वर्ड है जो कि एक मिसनोमर वर्ड है। आपको ऐसा लगेगा मेघदूत से कि भाई ये किसी वेदर प्रेडिक्शन से सिस्टम से रिलेटेड है, या फिर हो सकता है कि सिमिलर कोई एथलेटिक्स से रिलेटेड है या पोस्टल सर्विस से रिलेटेड है। इस कारण से क्वेश्चन यहाँ पे लेके आया गया है और इसके पीछे की स्टोरी भी हम बताएंगे कि अभी यहाँ पे क्या हो रहा है इसमें। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट इज रिलेटेड विद द वेदर प्रेडिक्शन सिस्टम डेवलपमेंट, सेकंड ऑप्शन इज एथलेटिक्स से रिलेटेड है, एक्सेलेंस इन द पोस्टल सर्विसेज एंड द फोर्थ ऑप्शन इज नोटेबल परफॉर्मेंस ऑफ द पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर्स। तो इसका सही आंसर है एक्सेलेंस इन द पोस्टल सर्विस। मैं आपको बताना चाहूँगा जो मेघदूत, जो कि कालिदास का एक फेमस उपन्यास था,
उसके बाद उससे ही संबंधित है। मेघदूत में क्या हुआ था, अगर उसकी पूरी स्टोरी के बारे में हम तो यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन एक छोटा सा कंटेक्स्ट देना चाहूँगा कि उसमें जो बादल था या मेघ था उसे संदेश वाहक के जैसा यूज़ किया गया था। इस कारण से इस कंसेप्ट को यहाँ पे भी लेके आया गया, भारतीय डाक सिस्टम में, पोस्टल सर्विसेज में लेके आया गया। और 1984 में डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने इस अवार्ड को इंट्रोड्यूस किया था। और यहाँ पे 8 डिफरेंट कैटेगरीज में इस अवार्ड को डिवाइड किया गया था, और 8 डिफरेंट कैटेगरीज में जो लोग अपना अच्छा कंट्रीब्यूशन करते हैं उन्हें ये अवार्ड दिया जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि 8 अलग अलग लोगों के नाम हैं जिन लोगों ने अपनी सर्विसेज में बहुत अच्छा काम किया था, परफॉर्म किया था, उन्हें ये अवार्ड दिया जाता है। तो आपको याद रखना है, यहाँ 2 इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। मेघदूत कालिदास से संबंधित है, पहली चीज़। सेकंड चीज़ उसमें आपको याद रखना है कि ये पोस्टल डिपार्टमेंट से संबंधित है और 8 डिफरेंट कैटेगरीज में से दिया जाता है, और ये एक्सेलेंस इन पोस्टल सर्विसेज के लिए दिया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन संबंधित है लैंड लॉक कंट्री इन अफ्रीका। तो सबसे पहली चीज़ हम समझते हैं कि आखिर लैंड लॉक कंट्री होती क्या है। लैंड लॉक कंट्री वो कंट्री होती है जो कि पूरी तरह से ज़मीन या फिर भूमि से घिरी होती है और किसी भी समुद्री तट से वो छू नहीं रही होती है, तो उसे हम कहते हैं लैंड लॉक कंट्री। तो आपको बताना है कि अफ्रीका में ऐसी कौन सी कंट्री जो कि यहाँ पे लिस्टेड है वो लैंड लॉक कंट्री है। नामीबिया, अंगोला, तंजानिया एंड इस्वातिनी। तो इसका सही आंसर है इस्वातिनी। आखिर इस न्यूज़ को अचानक से क्यों पूछा गया और क्या कंटेक्स्ट है इसका? इस न्यूज़ का कंटेक्स्ट ये है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनकी मृत्यु पर शोक प्रकट किया है, और उनके वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे एम्ब्रोस मांडुएलो दलामिनी, ये वहाँ के प्रधानमंत्री थे और उनकी मृत्यु हो गई है रिसेंटली। देखिए हर कंटिनेंट में बहुत कम ही कंट्रीज ऐसी होती हैं जो कि लैंड लॉक्ड होती है, तो आपको ऐसी कंट्री के बारे में हल्की फुल्की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसे कि अगर हम भारत से जुड़ी हुई कोई कंट्री लैंड लॉक्ड है क्या, आपको पता है क्या? तो भारत से जुड़ी हुई कंट्रीज़ में एक तो है आपकी नेपाल, भूटान और आपका अफगानिस्तान, ये तीनों जो है लैंड लॉक कंट्रीज़ है, तो आपको ये पता होना चाहिए। इसके साथ में अगर फेमस जो कंट्रीज़ काफ़ी चर्चा में रहती है वो है मंगोलिया, राइट। और अगर हम ऐसे ही अफ्रीका की कंट्रीज़ में देखें तो नाइजर हो गया, चड़ हो गया, माली हो गया, तो आपको ये कंट्रीज़ याद होनी चाहिए। जैसे अगर मैं साउथ अमेरिका की बात करूं, साउथ अमेरिका वाले जो कंटिनेंट है वहाँ सिर्फ एक ही कंट्री जो कि लैंड लॉक्ड है वो है बोलीविया, तो आपको ये पता होना चाहिए। बोलीविया और पराग्वे, सॉरी 2 कंट्रीज है, बोलीविया और पराग्वे, तो ये कंट्रीज आपको याद होनी चाहिए मोस्टली। चलिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी क्या है लोकेशन, ये यहाँ पे इसकी लोकेशन है, राइट। और यहाँ पे जो गवर्नमेंट थी वहाँ पे एब्सोल्यूट मोनार्की थी, रूल्ड बाय द किंग मिवासी थर्ड सिंस 1996 यहाँ पे रूल कर रहे थे वो। और इलेक्शंस यहाँ पे हर 5 सालों में होने लगे हैं अब, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसे स्वाजीलैंड भी कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये संबंधित है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से। आखिर ये S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से संबंधित क्या क्वेश्चन है, पहले ये डिस्कस करते हैं। ऑफन मेंशन इन न्यूज़ द S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ऑफन मेंशन इन न्यूज़ वाज डेवलप्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, रशिया, USA, टर्की एंड फ्रांस। तो आपको इसमें से सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर है रशिया। तो S-400 जो है उसमें यूनाइटेड स्टेट्स ने अभी रिसेंटली कुछ सेंक्शंस लगाए हैं टर्की के ऊपर, जो कि वहाँ पे क्योंकि उसने S-400 जो एयर मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम है वो रशिया से परचेस करने की बात कही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो कैसे काम करता है। लेट्स से कि अगर ये कोई कंट्री है और इस कंट्री पे अगर कोई हमला होने वाला है, तो अगर इसके पास में एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम होगा, तो जैसे ही वहाँ पे कुछ उसके राडार में ये मिसाइल यहाँ पे डिटेक्ट हो जाएगी, तो यहाँ से एक दूसरी मिसाइल जाएगी और उसको जाके आने वाली जो अटैक मिसाइल है उसको ध्वस्त कर देगी। तो इस कंसेप्ट को आपको समझना है कि ये क्या काम करता है। देखिए ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑलरेडी इससे संबंधित क्वेश्चन UPSC प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो कहाँ का है, रशिया का है। और इसके साथ ही साथ इसको काउंटर करने के लिए जो US ने, जो अमेरिका ने एक नया सिस्टम बनाया है, उनका सिस्टम बनाया है जो कि जिसे थाड़ कहते हैं। भारत की भी काफ़ी चर्चा चल रही थी कि भारत थाड़ लेने वाला है, लेकिन अल्टीमेटली भारत ने S-400 मिसाइल सिस्टम को लेने का अपना पूरा परचेस करने का मन बना लिया है, और उन्हें ऑर्डर भी दे दिए हैं, भारत ने ऑर्डर भी दे दिए हैं इस चीज़ को। और S-400 ट्रंप को नाटो इसे SA-21 ग्रोलर भी कहता है। आपको ये समझ में आना चाहिए कि जितने भी नाटो कंट्रीज़ है, अगर वहाँ पे कोई ऐसी कंट्री जो कि बाहर से कोई परचेस करने की कोशिश करता है, तो वहाँ पे US जो है सेंक्शन लगाने लग जाता है, जो कि अपने आप में एक सही चीज़ नहीं है, राइट।
तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक दूसरी कंट्री का नाम आया है टर्की, तो आपको पता होना चाहिए कि टर्की किन किन दो समुद्रों के बीच में है। अगर हम टर्की की लोकेशन अगर ऐसे देखें, ये टर्की है समझ जाइए, है ना, और यहाँ से यहाँ नीचे वाला जो यहाँ ऊपर है इसके ब्लैक सी है और नीचे है इसका मेडिटेरियन सी है। ये तो दो सी के बीच में ये लोकेटेड है। जब भी ऐसी कोई कंट्री जो कि दो सी के बीच में लोकेटेड होती है वो महत्वपूर्ण हो जाती है हमारे लिए। तो ये यहाँ से दो सी के बीच में लोकेटेड है कंट्रीज़, और स्पेशली जो कंट्रीज़ मेडिटेरियन सी को टच कर रही होती है वो इंपॉर्टेंट होती है। तो ये टर्की हो गया। टर्की यहाँ पे क्या है, यहाँ सीरिया है, यहाँ पे सीरिया से यहाँ जुड़ा हुआ है। इस साइड में देखें तो यहाँ इराक है, राइट, इराक है इधर, और इधर देखें तो यहाँ पे बुल्गारिया है, यहाँ पे बुल्गारिया है आपका, यहाँ पे कंट्री है जो कि उससे टच हो रही होती है। यहाँ पे दो स्टेट्स भी है इसमें, एक डार्डेनल स्टेट्स है और बोस्फोरस स्टेट्स है, यहाँ पे दो स्टेट्स भी है। तो आपको ये दोनों स्टेट्स याद होनी चाहिए, राइट। तो एक हल्का फुल्का आप मैप के साथ भी, अगर जब भी ऐसे क्वेश्चन आप देखें तो मैप भी साथ में देख लेना चाहिए आपको। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन संबंधित है कैबोम्बा फरकैटा। तो इससे संबंधित एक न्यूज़ में रहा है ये, आखिर क्या चीज़ है आपको बताना है। तो यहाँ चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, फ्रॉग, इंडेंजर्ड वाइल्ड एनिमल, एक्वेटिक प्लांट एंड वैरायटी ऑफ द कॉटन। तो इसका सही आंसर है एक्वेटिक प्लांट। ये अभी रिसेंटली केरला में एक पिंक फिनोमिना देखने को मिला है, जिससे कि पूरा पूरा पानी जो है वो पिंक हो गया, पिंक कलर का हो गया केरला में। तो ये वाटर बॉडी को पूरा पूरा पिंक कर देता है। तो ये एक सबमर्ज पेरेनियल एक्वेटिक प्लांट है जो कि स्टैग्नेंट या फिर बहुत धीरे धीरे ग्रो करता है। स्टैग्नेंट का मतलब होता है कि बहुत धीरे धीरे या बहुत स्लो ग्रोथ होती है उसकी, है ना। स्लो फ्लोइंग फ्रेश वाटर जो है, जो कि मतलब काफ़ी देर तक जमा होता है पानी एक ही जगह, स्टैग्नेंट होता है, मतलब स्थिर होता है पानी जो है, राइट। और वहाँ पे बहुत धीरे ग्रो करता है ये। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये एक पूरा जो एक्वेटिक प्लांट है इसने अपनी ग्रोथ कर ली है यहाँ पे। तो आपको इसे याद रखना है, कैमोम्बा फरकेटा, राइट। और यहाँ पे कई सारी जो वाटर बॉडीज है उसमें चोकिंग कर दे, चोक जैसे सिस्टम से यहाँ पे लेके क्रिएट कर देता है, और कई सारे जो ड्रेनेज जो अपनी नालियाँ वगैरह हैं उन सब में पानी को प्रवाहित नहीं होने देता है ये। और इसके साथ ही साथ आपको ये भी पता होगा ये जो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन लेता है, जिससे कि कई सारे फ्रेश वाटर जो में रहने वाली जो मछलियाँ हैं या फिर दूसरे जीव हैं वो उनके नाश होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन संबंधित है गृह से संबंधित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये यूपीएससी में ऑलरेडी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ना सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी ही नहीं, जबकि पीएससी जैसे कि यूपी पीएससी, उत्तराखंड और बिहार, यहाँ तो इसमें क्वेश्चन पूछा भी गया है। एमपी पीएससी में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, राइट। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हु इनोग्रेटेड द वर्चुअली द 12th गृह समिट। तो यहाँ पे चार नाम दिए हुए हैं, नरेंद्र मोदी, एम वेंकैया नायडू, प्रशांत जावड़ेकर और धर्मेंद्र प्रधान। तो इसका सही आंसर है एम वेंकैया नायडू। आपको ये समझना है कि जो गृह है वो एक तरह का ग्रीन नेशनल रेटिंग सिस्टम है। ग्रीन बिल्डिंग्स के लिए जो रेटिंग सिस्टम होता है वो है, और ये किसके अंदर है, ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर आ रहा होता है। इट इज़ द एनुअल फ्लैगशिप इवेंट। ये जो अभी इवेंट हुआ है, जो गृह का जो इवेंट हुआ है वो एक एनुअल फ्लैगशिप इवेंट है, और गृह काउंसिल इसको ऑर्गेनाइज करा रही होती है। यहाँ पे स्टेक होल्डर्स जो भी होते हैं उसके, और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज जो होती है वो लोग सब मिलकर इसे ऑर्गेनाइज करा रहे होते हैं। और इसकी थीम आपको याद रखनी है, रिजनरेटिंग द रेजिलिएंट हैबिटेट, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन संबंधित है फूड हाइजेनिक रेटिंग स्कीम से। आखिर फूड एंड हाइजेनिक रेटिंग स्कीम जो है, यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं कि किसने स्टार्ट किया था। तो यहाँ पहला ऑप्शन है QCI, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फसाई, एंड यहाँ पे ऑप्शन है कि यह दोनों से संबंधित है या फिर किसी से भी संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर है बोथ। जो फूड हाइजेनिक रेटिंग सिस्टम है या स्कीम है, वो स्कीम जो है वो दोनों के तत्वाधान से होती है, जो क्वालिटी कंट्रोल ऑफ काउंसिल ऑफ इंडिया और फसाई, ये दोनों ही इसमें इंक्लूडेड होते हैं। हाइजीन रेटिंग एक वॉलंटरी स्कीम होती है जो कि फूड बिजनेस को अफेक्ट कर रही होती है। जो यहाँ से आप जैसे कि यूरोप में कोई अगर सामान भेजने वाले हैं या अमेरिका में सामान भेजने वाले हैं, तो वहाँ के कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ के स्टैंडर्ड होते हैं, तो या फिर रशिया के कुछ स्टैंडर्ड होते हैं, तो इन स्टैंडर्ड्स को हमको फॉलो करना होता है। तो ये जो है ये दोनों ही मिलके इसको मेक श्योर कर रहे होते हैं कि ये जो स्टैंडर्ड्स हैं ये फॉलो हो, यहाँ से जितने भी एक्सपोर्ट होने वाली क्वांटिटीज़ है। और आपको ये भी पता होगा कि इससे संबंधित क्वेश्चन ऑलरेडी WTO से संबंधित एक उसमें कंसेप्ट होता है फाइटोसैनिटरी मेजर। आपको ये पता होना चाहिए कि फाइटोसैनिटरी मेजर क्या होता है। आप जरूर जाकर इस वीडियो के खत्म होने के बाद WTO से संबंधित फाइटोसैनिटरी मेजर्स क्या थे और हमारे
देश में इससे संबंधित मैंगो में क्यों प्रतिबंध लगाए गए थे, आप ये जरूर देखें। राइट, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन संबंधित है डाक पे से संबंधित है हमारा अगला क्वेश्चन। डाक पे इज ए सूट ऑफ द डिजिटल फाइनेंशियल एंड द असिस्टेंस असिस्टेड बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड बाई। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, फ़ोन पे, फ्री चार्ज, गूगल पे और इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक। तो इसका सही आंसर है इंडियन पोस्टल बैंक, इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक। आखिर इस न्यूज़ का क्यों कंटेक्स्ट और हम इसे क्यों लेके आ रहे हैं चर्चा में? इस न्यूज़ का कंटेक्स्ट ये है कि यूपीएससी में ऑलरेडी भीम के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जो कि एक गवर्नमेंट ऐप है जिसके थ्रू आप पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, यूपीआई ऐप है। तो अभी रिसेंटली डाक पे भी यूज़ हुआ है। भीम में कैसा क्वेश्चन पूछा गया था जब यूपीएससी में कि उसमें कितने लेयर की सिक्योरिटी होती है। तो आपको मैंने ही आज ही सुबह ये ऐप मैंने इंस्टॉल करके देखा था इस वीडियो को बनाने के पहले, ताकि हमें पता हो कि आखिर डाक पे में ऐसे कौन कौन से सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं। तो डाक पे में भी 3 लेयर की सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं। आप जरूर इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में डालकर देखें और उसे कॉन्फ़िगर करके देखें, तभी आप अगर ऐसे कोई क्वेश्चन अगर इससे संबंधित आता है तो आप उसे इजीली आप वहाँ पे दे पाएंगे, उसका आंसर दे पाएंगे। तो एक यूपीआई आईडी जो होती है उसको आपको किसी एक बैंक से वहाँ पे लिंक करना होता है। और यहाँ पे एक और इन लोगों ने नया फीचर इंट्रोड्यूस किया है कि आपको उस समय पे वाईफाई को बंद करके सिर्फ और सिर्फ अपने जो फ़ोन का जो इंटरनेट होता है, फ़ोन के इंटरनेट के थ्रू ही आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। राइट, तो आप इसके बारे में ज़रूर जाकर डाक पे को जाकर ज़रूर देखें। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन संबंधित है 21st एशियन गेम्स 2030 के बारे में। ये चर्चा में रहा है अभी, और इसका ये क्वेश्चन पूरा क्वेश्चन अगर हम देखें, विल बी होस्टेड बाई, आपको बताना है कि इन चारों कंट्रीज़ में से किस कंट्री में 21st एशियन गेम्स 2030 ऑर्गेनाइज होने वाले हैं। तो पहला ऑप्शन है चाइना, सेकंड इज़ इंडिया, थर्ड इज़ कतर एंड द फोर्थ वन इज़ सऊदी अरेबिया। तो इसका सही ऑप्शन है कतर। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कतर में जो 21st एशियन गेम्स है 2030 वो ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। आप हमारे द्वारा 2 वीडियो यहाँ पे प्रकाशित किए गए हैं, एक अपकमिंग स्पोर्ट्स 1 एंड अपकमिंग स्पोर्ट्स 2। वहाँ पे इससे संबंधित सारी जानकारी आप देख सकते हैं, उन दोनों वीडियोस को आप ज़रूर देखें। तो यहाँ पे 19th जो एशियन गेम्स है 2020 को वो होने वाले हैं, होंगचाओ चाइना में होने वाले हैं, आईची नागोया जापान में 26 के होने वाले हैं गेम्स, और 2034 में आपका रियाद सऊदी अरेबिया में होने वाले हैं। इसके साथ ही साथ आप कतर की लोकेशन जरूर देखें। कतर की लोकेशन ये देखिए यहाँ पे है। देखिए जब भी आप ऐसे मैप के क्वेश्चन देखते हैं तो आप यहाँ पे काउंटर क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज इन डायरेक्शन में भी कंट्रीज़ को जरूर याद रखें। जैसे कि अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखें, ओमान हो गया, यमन हो गया, सऊदी हो गया, यहाँ से आपका ये अमान है, जॉर्डन है, जॉर्डन की राजधानी अमान है, इधर से इराक हो गया, इधर से आपका कुवैत हो गया, इधर से कतर हो गया, ये यूएई है। तो ये कंट्रीज़ आपको याद होनी चाहिए। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ऊपर से नीचे कि अगर नॉर्थ टू साउथ अगर आपको कंट्रीज जमाने को आ गई तो आप कैसे जमाएंगे। ये ऑलरेडी 2-3 बार इससे ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं यूपीएससी और पीएससी में, तो ये जरूर ध्यान देखें आप। चलिए 11वें क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा 11वां क्वेश्चन संबंधित है हु वुड बी द चीफ गेस्ट ऑफ द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन जनवरी 2021। तो ये क्वेश्चन देखते हैं कि हम 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पे, बोरिस जॉनसन, योशिहिडे सुगा, बेंजामिन नेतन्याहू और सिरिल रामाफोसा। तो ये 4 ऑप्शंस हैं। इसका सही आंसर है बोरिस जॉनसन। देखिए बोरिस जॉनसन काफ़ी चर्चा में रहने वाले प्राइम मिनिस्टर हैं, स्पेशली जब से ब्री एग्जिट वाली जो मूवमेंट्स आने शुरू हुए हैं तब से बोरिस जॉनसन का नाम कई बार यहाँ पे लिया जाता रहा है। राइट, तो हमें ये पता होना चाहिए कि बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, और हमने अभी उन्हें चीफ गेस्ट पर हमारे रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन जो 26 जनवरी को होने वाला है उसके लिए उनको मुख्य अतिथि के रूप में हमने बुलाया है, और उन्होंने हमारा इन्विटेशन जो है एक्सेप्ट कर लिया है। आप इस बार 26 जनवरी के दिन बोरिस जॉनसन को दिल्ली में देखने वाले हैं। तो बाकी जो नाम दिए हुए हैं वो कहाँ पे हैं, तो योशिहिडे सुगा जो है जापान के हैं, बेंजामिन नेतन्याहू जो है इजराइल के हैं, और प्रेसिडेंट सिरिल रामाफोसा जो है वो साउथ अफ्रीका के हैं। तो ये चारों नाम आपको याद होने चाहिए। और कहाँ कहाँ से हैं, प्रेसिडेंट जैर बोल्सोनारो ये ब्राज़ील के हैं। तो ये भी नाम काफ़ी चर्चा में रहा है। राइट, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन संबंधित है हिंद केसरी से। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना है कि ये हिंद केसरी किससे संबंधित है। पहला है कश्मीरी केसर, द सेकंड वन इज इंडियन स्टाइल रेसलिंग, थर्ड वन इज किंग्स टाइटल एंड द फोर्थ वन इज नेम ऑफ द हिमालयास। तो इसका सही आंसर है इंडियन स्टाइल रेसलिंग से संबंधित है। ये जो हिंद केसरी जो है वो एक इंडियन स्टाइल रेसलिंग चैंपियनशिप है, जिसे कि 1958 में यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था। और
ये एक एफिलेटेड है, किससे एफिलेटेड है? ये एक संस्था है, इंडियन स्टाइल रेसलिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इससे एफिलेटेड है ये। और हिंद केसरी जो टाइटल है वो बिगेस्ट कुश्ती रेसलिंग टाइटल यहाँ पे है इंडिया का, सबसे बिगेस्ट ये रेसलिंग टाइटल है। और अभी ये क्यों चर्चा में रहा है? क्योंकि एक हिंद केसरी जो कि श्रीपति खानचाले जो है वो उनकी मृत्यु हो गई है अभी रिसेंटली में, इस कारण से ये हिंद केसरी जो टाइटल है वो काफ़ी चर्चा में रहा है। चलिए, तो आज के लिए दोस्तों हमारे पास इतने ही क्वेश्चंस थे जो कि हमने डिफरेंट डिफरेंट करंट अफेयर से लेके आए थे। अगर आपको ये पूरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर द डिस्कशन।